नमस्कार मित्रों। दुनिया की जंग से देश भी दुबला हुए जा रहा है, परेशान भी है। दुबला ही नहीं हो रहा, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, कुछ कुछ हो रहा है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल नहीं मिलने से, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और चीजों के भी दाम उसके साथ बढ़ने लगे हैं और संकट का समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप साहब जो है पता नहीं कि कब खुश होंगे कब नाराज होंगे। उन्होंने कहा कि अभी कुछ समझौता हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर एक मित्र ने कहा कि भाई अब तो कंज्यूमर जो है वो वोटर नहीं है, तो दाम तो बढ़ नहीं है। मतलब वोटर नहीं है का मतलब अभी चुनाव होने वाला नहीं है 6-8 महीने, तो पेट्रोल के, डीजल के और सीएनजी के दाम बढ़ने वाले। कितने दाम बढ़ेंगे? 5 रुपए तो करीब करीब बढ़ गए। क्या होगा? फिर एक अच्छी खबर आई कि जो मार्को रूबियो साहब हैं, विदेश मंत्री अमेरिका के, वो आए हुए हैं भारत। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो गई, विदेश मंत्री जी से भी हो गई है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कुछ रास्ता निकल सकता है? टैरिफ वाली बात पर तो अब कोई बात ही नहीं हो रही। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े लोग हैं। फिर हमने कहा जब बड़ी-बड़ी बातें हो, बड़े-बड़े लोग हो, तो बड़े लोगों से ही बात करनी चाहिए। तो इसलिए हमने याद किया नीरज वाजपेयी जी को। जैसे आप जानते हैं कि बिज़नेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी शो में हम बड़े लोगों की बात बड़े लोगों से करते हैं। उनका शो आप देखते ही हैं, चैनल देखते हैं नीरज डॉट वाजपेयी, उसपे भी बड़ी बातें होती हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो हमने कहा कि चिंता गरीब लोगों की, छोटे लोगों की है, लेकिन उसका जो फैसला है, जो रास्ता है, वो तो बड़े लोगों के पास है, नीरज जी जैसे लोगों के पास। तो क्या है प्रभु? देखिए हम तो या तो वृंदावन जाते हैं या वाजपेयी जी के पास जाते हैं, संकट कभी भी हो। सर मुक्ति वहीं मिलेगी। तो मुक्ति वहीं वृंदावन टू मिलेगी। वाजपेयी जो है मुक्ति का रास्ता है। यस, मुक्ति मार्ग इधर ही है। ज्ञान से गुण में कन्वर्जन यहीं पे है। सर तो 5 रुपए बढ़ा दिए आप, ऐसा कर रहे हैं, इतना बड़ा संकट हो रहा है और उसके बाद लोग डरे हुए हैं। तो वो अपने टैंक जो छोटे छोटे डब्बे हैं वो भरवाने जा रहे हैं कि कुछ भरवाई लें, फिर 2 रुपए और बढ़वा देंगे आप। क्या हो रहा है? बढ़ते रहेंगे। बहुत फायदा नहीं है सर। मान लीजिए 5 लीटर आपने भरवा भी लिया तो 10 ही रुपए का फायदा होगा। बहुत लाभ नहीं है उससे, क्योंकि वो फिर बढ़ जाएगा, तो उससे कोई बहुत फायदा होगा नहीं। लेकिन अभी बढ़ेगा। अभी हाँ, अभी और बढ़ेगा। देखिए इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि 2-3 प्रीमाइस है इसके। 2-3 क्या कहें उसको, प्रीमाइस सेट करते हैं कि क्यों ऐसी सिचुएशन है। पहला प्रीमाइस तो ये सबको मालूम है कि युद्ध चल रहा है, तेल, कच्चा तेल बहुत ऊपर, 100 डॉलर के ऊपर चल रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो एक तो वो है। दूसरा ये है कि उसकी वजह से काफी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। देखिए आज हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो अब 5-6 दिन ही बचे हैं इस महीने के, तो 90 दिन हो गए युद्ध करते हुए और सोल्यूशन अभी तक आया नहीं है। तो नुकसान काफी हो चुका है। दूसरा प्रेमाइस ये है। और तीसरा ये है कि केवल एक वही कारण नहीं है, और भी कई समस्याएं हैं। एफआईआई बहुत पहले से बेच रहा है, ऐसा थोड़ी कि वो 28 फरवरी से उसने बेचना शुरू किया, तो पिछले साल से बेच रहा है। तो वीक करेंसी हमारी तब भी हो रही है, ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, सरकार को जीएसटी काटना पड़ा जिससे डिमांड बढ़े। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। इसमें से एक प्रॉब्लम जो पहला प्रीमाइस है कि ये वॉर की वजह से हमारी समस्या एग्रीवेट हो गई है, उसमें कमी आ सकती है अगर वहां कोई समझौता हो। अब वो एक ऐसी पहेली है, मैं तो कहता हूँ वहां सट्टा चल रहा है। रोज एक खबर आती है कि बस समझौता होने वाला है, कल मैं साइन कर दूंगा। ट्रम्प साहब ने कहा मैं अपने बेटे की शादी से देखिए लौट आया हूँ, रात भर ओवल ऑफिस में बैठ के मैं पढ़ता रहा और वो बिल्कुल आज डील साइन हो जाएगी, संडे को तो मैं साइन कर ही दूंगा। फिर खबर बीच में आती है कि ईरान वाले कह रहे नहीं नहीं, जब तक आप मेरे फ्री सेट सारे फ्री नहीं करेंगे मैं साइन नहीं करूंगा। तो इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है कि उससे कोई निष्कर्ष निकाल लेना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम लोग जब भी बात करते हैं तो एक राइडर डाल देते हैं कि यार उधर कुछ हो गया तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा। तो उस राइडर को कंसीडर करते हुए, ये मेरे हर बात तो उस राइडर को लगा के चलिए, वो राइडर एक बना हुआ है। तो उसको अगर हम देखें, अगर मान लीजिए युद्ध नहीं शांत हुआ और ये कंटिन्यू कर गया और $100 के ऊपर क्रूड बना रहा, तो आपके तेल, पेट्रोल, डीजल और इन सब के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे और काफी ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वो बढ़ते ही रहेंगे। 50 पैसा 80 पैसा हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ाएंगे। अगर वो बंद हो गया, मान लीजिए परसों से बंद हो गया, तब भी आपके क्रूड प्राइसेस में को देखते हुए $100 के नीचे नहीं आ रहा है। अगर 90-95 भी रहता तब भी आपको पेट्रोल डीजल यहाँ से 5-8 रुपए और ऊपर जाएगा, क्योंकि हाँ वो उसमें कोई शक नहीं है।
क्योंकि जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए दाम बढ़ाने के बाद कोई चॉइस नहीं है। तो बीच बीच में वो 50 पैसा 80 पैसा बढ़ाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, हल्के से आपको एक जोर का झटका धीरे से दे दिया जाएगा। तो धीरे धीरे 50 पैसा 80 पैसा बढ़ाते रहेंगे, तो युद्ध रुकने की कंडीशन में भी बढ़ेगा, और नहीं रुका तो ज्यादा बढ़ेगा, ये एकदम तय समझ लीजिए। दूसरी समस्या ये कि उसकी वजह से, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से बहुत सारी और चीजें महंगी हो रही हैं। राशन महंगा हो रहा है, सब्जी महंगी हो रही है, ट्रेवल महंगा हो रहा है, तो कंपनियों को भयानक नुकसान हो रहा है। और कंपनियों को नुकसान होगा तो हमको होगा, क्योंकि वो हमारी महंगाई में कन्वर्ट होना ही होना है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। चिंता की बात है और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सारे मैक्रो डेटा है, चाहे वो करेंसी का हो, चाहे इन्फ्लेशन का हो, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट का हो, चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट का हो, सब बिगड़ गया है। अब देखिए क्या उपाय करना पड़ रहा है रिजर्व बैंक को, कि वो 26 मई को बैंकों से डॉलर स्वैप करेगा। मतलब इसका हिंदी में ये होता है कि वो बैंकों से कहेगा आप मुझे डॉलर दे दीजिए 6 बिलियन डॉलर के बराबर के, और मैं आपको रुपए दे देता हूं। 1 साल 2 साल 3 साल जो भी टर्म्स में होगा, उसके बाद अब आप चाहें तो आप डॉलर मुझसे वापस ले सकते हैं। अब आप सोचिए इस तरह के छोटे छोटे उपाय आरबीआई को करने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने इससे क्या नेट फायदा होगा सर? इससे फायदा होगा कि आरबीआई के पास डॉलर आ जाएगा, और बैंकों के पास लिक्विडिटी की जो क्राइसिस है कि पैसा नहीं है, तो वो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब 6 बिलियन डॉलर बहुत ही छोटी रकम है इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 6 बिलियन डॉलर से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नेट बेसिस पे लगभग 100 बिलियन डॉलर आरबीआई खर्च कर चुका है डॉलर को कमजोर रखने में या रुपए को मजबूत करने में, ऑलरेडी कर चुका। तो इस तरह के उपाय अगर रिजर्व बैंक को करने पड़ रहे हैं तो ये एक गंभीर बात है। अब 5 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा हमारे लिए, क्योंकि उस दिन हाँ या तो ब्याज दर बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, अब इस पर भी एक बहस चल रही है। अगर वो नहीं बढ़ाते तो उनकी कमेंट्री क्या है, वो बताते क्या है, ये हम लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात है। एक व्यू विद्वानों के बीच में ये बन रहा है कि शायद अब रेट बढ़ाने का माहौल बन चुका है, तो अगर जून में नहीं बढ़ती ब्याज दरें तो उसके अगली पॉलिसी में शायद बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि अब आपके सारे हथियार धीरे धीरे खर्च हो चुके हैं। तो अब एक ये भी करना भी पड़ सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी की वजह से इन्फ्लेशन पुश हो रहा है। आपको बताऊं इस समय करेंसी इन सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी बैंकों के पास के बजाय पैसा लोगों के पास पैसा मार्केट में घूम रहा है, और वो बहुत बढ़ गया है। 1 से 15 अप्रैल के बीच में 12% की ग्रोथ हुई थी उसमें, तो भी कितना 40-42 लाख करोड़ का करेंसी सर्कुलेशन घूम रहा है। तो बैंकों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो भी एक तरीका है। तो मैं ये पॉइंट यहाँ ये कह रहा हूं कि कंसिडरिंग दैट प्रेमाइस कि युद्ध रुक जाए तो कुछ राहत मिलेगी हमें, सिचुएशन काफी यहाँ पे गंभीर है, और उसका असर हमारे आपकी जिंदगी में पड़ना शुरू हो चुका और आगे भी पड़ता रहेगा। ये तो है बड़ी बात ये हो गई कि तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, पहली बात। फिर कोशिश जो रिजर्व बैंक कर रहा है उसका क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। सर आगे चले उससे पहले एक बात मुझे थोड़ा सा समझाइए, ये जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी सोना नहीं खरीदने की, विदेश नहीं जाने की, गाड़ियां, वो सब, इसका कोई असर मार्केट के हिसाब से आपको दिखाई दिया है क्या? मतलब वो मंत्रियों की गाड़ियों को बुलेट साइकिल पर छोड़ दीजिए, उस ड्रामे को छोड़ दीजिए, मैं उस ड्रामे की बात नहीं कर। नहीं सर, मुझे तो नहीं दिखा। ईमानदारी से बताऊं तो मुझे जूलर्स के यहाँ शायद थोड़ा असर है कि लोग नया गोल्ड खरीदने में थोड़ा परहेज कर रहे हैं। उसका कारण ये हो सकता है इस समय कोई शायद सालक का सीजन नहीं है, अभी शादियों का वो उस तरह से नहीं हो रही ज्यादा, तो इसलिए इतना कंपल्शन नहीं है, तो शायद नहीं है। अदरवाइज ना तो मुझे गाड़ियां कम दिख रही, ना मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि वो कार पूलिंग कर रहा है, ना किसी ने ये बताया कि अब वो ट्रेन से चलने लगा है। और इतनी भयानक गर्मी जो पड़ रही है दिल्ली मुंबई से, मुंबई में भी इतनी गर्मी पड़ रही, तो उसमें भैया जान है तो जहान है। मैं खाली तो कार विदेश पूलिंग यात्राएं भी नहीं छूट रही हैं, नहीं विदेश जाऊंगा ना, यात्रा भी मैं कम क्यों नहीं। जाऊं, इसलिए वो सब तो उपाय मुझे नहीं लग रहा काम आ रहे हैं। तो केवल गोल्ड में शायद हो सकता है, वो भी डेटा हमको मिलेगा तब हम लोग कहेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई असर है। मतलब कोई अभी ऐसा डेटा नहीं है जिससे पता पड़े कि नहीं प्रधानमंत्री जी की अपील का ये बहुत बड़ा फायदा हो गया है, नहीं, ऐसा कोई डेटा ऐसा नहीं, ऐसा कोई डेटा नहीं। और वो देखिए पड़ेगा भी नहीं। मैंने पिछले भी बार आपसे कहा था और एक और शो में मैंने कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ का इतना अच्छा नहीं है
कि हम अपनी पर्सनल गाड़ी छोड़ के हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं। गर्मी में आपका कचूमर निकल जाएगा और इतनी भीड़ होती है, इतना इनकन्वीनियंस है, तो आदमी कहता नहीं यार भैया पैसा खर्च करो, अपनी गाड़ी में ही चलेंगे। कंफर्ट जोन है नहीं, तो मेट्रो ऐसा में नहीं चल सर, सकते हैं आप। देखिए मुख्यमंत्री जी भी एक एक दिन तो गए हैं मेट्रो में, एक दिन अपनी हम भी गाड़ी तो जाएंगे। वैसे मैं निजी तौर पे मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं तो मेट्रो ट्रेन से ही चलता हूँ, मैं तो उसका पालन कर रहा हूँ। लेकिन हर आदमी नहीं करेगा ना, मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, अब खरीदूंगा तो है नहीं। तो जिसके पास है उसने बंद अच्छा, नहीं किया है। आपने भी वैसे ही छोड़ रखी है गाड़ी जैसे मैंने चांदी की थाली में खाना छोड़ रखा है। यस, मैंने एकदम व्रत ले लिया कि मैं गाड़ी ही नहीं चलूंगा, मैं मेट्रो मैंने से तो ही चलूंगा। संकल्प ले रखा है कि नहीं खाऊंगा मैं। मेरा भी संकल्प था, मैं गाड़ी से क्यों चलूंगा मैं तो ट्रेन से ही चलूंगा, बस से चलूंगा। बस अच्छी नहीं है इसलिए मैं मेट्रो से चलता हूँ। सर एक चीज समझाइए, आपने जो बात कही उसमें एक गंभीर बात यह है कि जंग हो रही है, कम होगा ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि हमारे नियंत्रण में, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है? मतलब हमारे का मतलब सरकार के कंट्रोल में नहीं है, जो सब चल रहा है उसको जैसे मैनेज किया जा सकता है किया जा सकता है। क्या हम इस एब्सोल्युटली स्थिति में, ये ज्यादा खराब स्थिति में समझता हूँ, मान लीजिए हम कर सकते हैं नहीं कर सकते वो अलग। नहीं, एब्सोल्युटली ट्रू। ये हम कुछ नहीं कर सकते उस वॉर में। वो वॉर में 3 जो देश शामिल हैं वो कर सकते हैं, या जिसको उन्होंने चूज किया है कि ये करे वो कर सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। हम केवल उसके जो फॉलआउट्स है, उसके जो परिणाम है, उसको मैनेज कर सकते हैं। वो कर रही सरकार, जितना तो वो कर सरकार रही है से सरकार। वो कर रही है। यस, वो कर रही है, वो कर हाँ, रही है। देखिए उस करने में दाम बढ़ाना भी शामिल है। चाहे दाम बढ़ा के करिए, या अभी ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है कि एकदम पेट्रोल पंप बंद हो गए या गैस आनी बंद हो गई, ये भी नहीं है। तो जितना कर सकती सरकार वो कर रही है, क्योंकि उसके हाथ में वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई वॉर बंद करो। चाइना ने भी किया ना, अभी ट्रम्प जब गए थे तो चीन ने भी कहा हाँ हाँ एकदम बंद करो और हॉर्मुज खोलो, सबके लिए खुलना चाहिए। तो वो भी क्या है, लिप सर्विस थी, क्योंकि चाइना भी कुछ नहीं कर सकता ना। वो क्या दबाव डालेगा कि कल से बंद कर दो, नहीं कर सकता। वो वही 3 लोग करेंगे और उसमें अमेरिका तय करेगा कि कब वॉर बंद होगा। ये एकदम दिमाग साफ कर लेना चाहिए लोगों को। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान डिसाइड करेगा कि वॉर शुरू अमेरिका ने किया, तय बंद ईरान करेगा। मैं इसके उल्टा सोचता हूँ, जिसने शुरू किया वही बंद करेगा, वही करेगा। आप तो वही हमेशा से नहीं ही कह करेगा। रहे हैं कि ये अमेरिका ही तय करेगा। अब मैं हमेशा तो कह रहा हूँ कि अमेरिका ही तय करेगा कि ये युद्ध कब बंद होगा, ईरान नहीं तय करेगा। ये आप ट्रम्प साहब से आपकी मित्रता उस वजह से कह रहे हैं या सच में ऐसा ही है? नहीं ट्रम्प साहब से अगर मेरी मित्रता होती ना तो मैं उनसे कहता भाई कल बंद करो यार, हमको दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि वो वही तय करेंगे, बाकी कोई तय नहीं करेगा। इवन तो सर, इसराइल नहीं तय कर पा रहा है। देखिए आप इस कितनी विडंबना की बात है कि जो डील वील साइन हो रही है वो उन दोनों के बीच में हो रही है। जो तीसरी असली पार्टी थी जिसने लड़ाई शुरू कराई, उससे वो है ही पूछ नहीं भी नहीं सर। रहा, वो साइड से बयान दे रहा है भैया ध्यान रखना है हमारा, ये न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना। उसका कोई से नहीं है और इनके बीच में समझौता हो रहा है। ये मजेदार बात देखिए आप। तो इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये वॉर जिसने शुरू किया है वही बंद करेगा। ईरान के हाथ में कुछ नहीं है, केवल नैरेटिव्स है ईरान के हाथ में। चलो सर, तो अमेरिका की आपने बात की, तो अमेरिका के विदेश मंत्री साहब हैं मार्को रूबियो साहब, वो कोलकाता होते हुए दिल्ली पहुंच गए, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो गई। तो जब अमेरिका को ही तय करना है तो फिर कुछ आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मुलाकात से कोई बात आगे निकलेगी? कम से कम भारत के रेफरेंस में ही हम देखें तो क्या है उसका मायने, क्या है, क्यों आए, क्यों है वो? देखिए आए तो वो इसलिए क्योंकि अपने यहाँ वो डील भी साइन होनी है, ट्रेड डील भी साइन होनी है, कई सारे मसलों पर उनसे बातचीत भी हो रही है। चूंकि सरकार ने कोई ऑफिशियली ब्रीफिंग करके बताया नहीं कि वो क्या बातें हुई हैं, तो मैं ये गेस कर रहा हूं कि इंडिया एटलीस्ट ये जरूर उनसे कह रहा होगा कि मेरे लिए जो ऑयल के सोर्सेज हैं, रशिया वाला हो या ईरान वाला हो, वो आप फ्री रखिए, तो जिससे कि हमारी तेल की सप्लाई बनी रहे। ये जरूर मुझे लगता है कि बातचीत हुई होगी, या रूबियो इसको कुछ अश्योर कर सकते हैं, क्योंकि रूबियो से विदेश मंत्री नहीं है, वो ट्रम्प साहब के बहुत खास आदमी। और अब तो ये भी साथ चर्चा आदमी। चल रही है कि अगली बार शायद यही चुनाव लड़ें। इस तरह की चर्चा, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो, उनको कोई हल्के में न ले रूबियो साहब। अच्छा, आजकल उनको नहीं ले रहे, पहले आप कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वैंस साहब, आजकल वैंस साहब कहाँ है? नहीं वैन जेडी साहब वैंस हैं, लेकिन वैन साहब का थोड़ा सा इस समय नीचे चल रहा है। रूबियो शेयर साहब है। डाउन है।
शेयर डाउन है उनका। देखिए वैन साहब ना इस वॉर के बहुत फेवर में नहीं थे, बट ये जो रूबियो जी हैं, ये सब लोग एकदम, जो ट्रम्प ने कह दिया, ट्रम्प ने कहा कि हाँ मतलब आज इतना करना, उससे आगे का 2 कदम और आगे करते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है भारत ने शायद ये बात जरूर हुई होगी कि रशिया का ऑयल और ईरान का ऑयल हमारे लिए एकदम फ्री रहना चाहिए। जैसे ही मान लीजिए हॉर्मुज खुलता है तो हम ईरान से ऑयल ले लें, सैंक्शन हटा दिए। ये जो अभी डील की बातचीत चल रही है, एक ड्राफ्ट बन रहा है, उसमें ये पॉइंट है कि ईरान अपना तेल बेच सकेगा, तो काफी राहत होगी। अगर वो डील हो जाती, मान लीजिए कल परसों वो साइन हो जाती है, तो ये भारत से तमाम देशों के लिए बहुत बड़ी रियायत होगी कि आप ऑयल ईरान से भी ले पाएंगे। मुझे तो इस सेंस में कोई बातचीत हुई होगी। तो अभी तो खबर में पढ़ रहा था कि वेनेजुएला से भी हम तेल खरीद रहे हैं। वेनेजुएला कहाँ पर है मुझे तो पता ही नहीं, कहाँ से आप तेल मंगवाएंगे यहाँ पर, सर हम कब आएगा कब चलेगा? देखिए वेनेजुएला से भी हम लेते हैं, अमेरिका से भी हम लेते हैं, ग्वाटेमाला से भी हम लेते हैं, नाइजीरिया से भी हम लेते हैं, रूस से भी हम लेते हैं। वो करीब 56 दिन में आएगा अगर आप वेनेजुएला से कवन्नी का माल ₹1.25 में खरीदेंगे तो कैसे चलेगा काम? अच्छा सर, अब और कहीं मिल नहीं रहा तो भी क्या करें? पड़ोस की दुकान में मिल नहीं रहा है तो दूर जाना पड़ेगा आपको लेने के लिए। आज की विजय जी स्थिति ये है कि $109, $103, $105 का आप प्रिंट प्राइस देखते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है जी। लेकिन जब आप दुकान में खरीदने जाते हैं तो उसके मुंह से जो निकला कि 120, 125, 130, क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बढ़ गई है और फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई है, और आपको माल लेना है कि नहीं, क्योंकि 10 ग्राहक खड़े हैं, आपने कहा मुझे सस्ता दे दो, तो कहेगा भाई आप पीछे से लग जाओ क्यू में। अच्छा, हाँ एकदम साफ बात है, कोई दोस्ती नहीं है। क्या रूस हमें सस्ते में दे रहा तेल? नहीं दे रहा है, क्यों देगा? व्यापार है ये। तो क्रूड का मार्केट बहुत ही क्रूड है, इसलिए क्रूड के मार्केट में कोई मुरव्वत नहीं है। वो 130, 125 में लेना है तो लीजिए, वरना पीछे लग जाइए क्यू में, क्योंकि 10 लोग और खड़े हैं। तो हमारी जरूरत है कि लेना ही है तेल, तो हमारी मजबूरी, हमको देश चलाना तो हमको लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए कॉस्ट बढ़ गई है। इसलिए तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं ना पेट्रोल डीजल के, क्योंकि लैंडेड कॉस्ट इज हायर, मच हायर देन द फ्यूचर प्राइस। ये जो हम देखते हैं फ्यूचर प्राइस, स्पॉट प्राइस बहुत ऊंचे है इससे, इसलिए वो दाम बढ़ता रहेगा। अभी तो हम लोग कितनी दूर दूर से ले रहे हैं तेल, 56 डेज लगते हैं वहां से आने में। तो वो उसका फ्रेट भी तो बहुत बढ़ जाएगा ना, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि तेल सस्ता भी मिल जाए। हाँ? तब अभी की स्थिति में दुगना है, अगर नॉर्मल स्थिति तब भी ज्यादा होगा, तब भी ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है, इंश्योरेंस भी लगेगा उसमें, फ्रेट भी लगेगा। ईरान से आता या इधर से आता है तो डिस्टेंस कम है और शांति है, तो इंश्योरेंस नहीं लग रहा ज्यादा, तो वो सस्ता पड़ेगा। लेकिन वहां से लाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको तेल, और विकल्प है नहीं आपके पास। कुछ लोगों ने, हमारे मित्रों ने कहा कि अरे अमेरिका को तो ठीक कर देंगे हम लोग, अमेरिका की परवाह नहीं करेंगे। फिर कुछ ने कहा कि ये रूबियो सब आए ना, देखिए आपने फोटो, वो सर्जियो गोर जो उनके एम्बेसडर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लेने गए थे, कोई गया भी नहीं भारत से लेने देने। तो अब समझ में आ जाएगा उनको, ठीक हो गया अब उनका दिमाग, ऐसा है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे लोग खुशफहमी में कि अमेरिका को ठीक कर देंगे। देखिए हम लोग देश प्रेमी लोग हैं, लेकिन सच को तो हम नहीं झुठला सकते ना कि हम अमेरिका को टाइट कर देंगे, अमेरिका की हम ऐसी तैसी कर देंगे। ये सब नासमझी की बातें हैं। आप अपनी तुलना अमेरिका से इस सेंस में नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक बात हमेशा तर्क देते हैं तमाम लोग कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है जी। और दुनिया की सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि अपना माल इधर बेचना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मार्केट। जी, ये यहां तक बात फैक्ट है, यहां तक फैक्ट है। इसके आगे जब आप ये कहते हो कि हम सबसे बड़े बाजार, हमारी मजबूरी है, तो आप मुझे बताओ ना कि आपके यहाँ परचेजिंग पावर कितनी है किसी व्यक्ति की? आपका मार्केट जरूर बड़ा है, लेकिन आपका जो ग्राहक है वो उतना अमीर नहीं है, खरीदने वाले के पास ही पैसा नहीं है, ये कह रहे हैं आप? यस। 70% आईफोन इस भारतवर्ष में लोन पर है, पता है आपको? ये 70%। आप पूछ लीजिए जिसके पास आईफोन हो तो 10 में से 7 लोग बताएंगे यहाँ ईएमआई पे है। ये डेटा है, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ, ये डेटा है। तो लोग, सरकार तो कह रहे कि 100 करोड़ मोबाइल हम लोग बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, और देश जो है इससे आगे कोई है नहीं दुनिया में, और आप हम लोग हम नहीं, हम तो असेंबल करके बेच रहे हैं,
नो बिल्कुल, हम हमारे यहाँ असेंबली यूनिट लगी हुई है। नहीं भारत में ही 100 करोड़ लोगों ने मोबाइल खरीद लिया, तो भारत बड़ा देश तो हो गया ना, कंज्यूमर 70 करोड़ लोगों ने लोन पे लिया है ना, 100 करोड़ में से 70 करोड़ लोगों ने लोन पे लिया है। परचेजिंग पावर देखिए, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि लोन पे कौन सी बड़ी दिक्कत है, लिया तो, खरीदा तो, ना, उसकी ईएमआई तो चुका ही रहे ना। चुका ही रहे, तो पैसा तो दे ही रहे। यूएस भी पूरी कहानी चुका रहा है। अब उसी को जब आप डाइसेक्ट करते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर क्या है, हमारे यहाँ की पर कैपिटा क्या है, फिर वो डिबेट वहां चली जाती है कि आपके यहाँ की एवरेज पर कैपिटा $3000 है, 2600 साल ही है भर। बल्कि। तो फिर कम ही है ना बहुत। हम्म। आपके यहाँ की जो 70-80% पॉपुलेशन है उसकी उतनी सैलरी नहीं है। तो जो जेनजी इस समय है वो लोन लेके कर रही है, उसकी उपयोगिता हो या ना हो, लेकिन वो लेके कर रही है। तो इकोनॉमिक में एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक में कि आप कैपिटल एसेट ले रहे हो, उससे कर क्या रहे हो। आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन लिया, किस लिए लिया, रील देखने के लिए लिया है क्या, उसका क्या यूज क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव है उससे कि नहीं क्या है? जनरेट कर रहे हैं आप रील देखने के लिए ले रहे हैं, या मैं बहुत अच्छी फोटो खींचूंगा, रील इकोनॉमी बन गई हमारे यहाँ, जिसको क्रिएटर इकोनॉमी कह रहे हैं। बुरी बात नहीं है, मैं खुद ही देखो यूट्यूब चैनल हम लोग भी चला रहे हैं, लेकिन आप उससे क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इसका कोई हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा। तो वो इस सेंस में कि हम अमेरिका को एकदम टाइट कर देंगे, घुटनों पे ले आएंगे और हम बताएंगे कि अमेरिका की हैसियत क्या है, मुझे लगता है ये बिल्कुल बचकानी बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। आप हर जो है ना कंट्री की बहुत अपनी ही, हैसियत। हमारे सारे जो बातें हैं जो मैं सोचता हूँ वो सारी खारिज कर देते हैं। अभी तो मैं सोच रहा था कि हम खुश थे कि हमारा डेमोग्राफी डिविडेंड है, 140 करोड़ लोग हैं। फिर दूसरा हमने कहा कि हम देश के सबसे बड़े बाजार हैं। आप दोनों ही बातों को खारिज कर रहे हैं। देखिए, एक आंध्र प्रदेश नाम का राज्य है अपने यहाँ, वहां से एक खबर आई है, आप पुष्टि करिएगा, मतलब कि तीसरा और चौथा बच्चा पैदा करने पे शायद कुछ पैसे मिलेंगे। ये सही खबर है क्या? 30,000 40,000 दे रहे हैं। ये सच है खबर क्या? हाँ हाँ, अरे अनाउंस कर दिया, क्या विधानसभा में हो गया। क्यों देंगे ये? आप अमेरिका के अलावा भी देखा कीजिए ना, देश को भी देखा कीजिए। नहीं, क्यों देंगे, मेरा तो सवाल यही है कि आप तीसरे वो चौथे कह रहे हैं कि बच्चे भाई पर आपने जो उत्तर भारत में आबादी बढ़ा रखी है ना, और वहाँ हम आबादी उसको, कम है। हाँ, तो एक बच्चा जो तीसरा बच्चा पैदा होगा उसको 30,000 रुपए पूरी लाइफ के लिए उसकी सफिशियंट है क्या? वो तो 1 साल में ही, जब वो 1 साल का होगा तब तक वो लैक्टोजन पी के खत्म कर देगा 30,000 रुपया। उसके बाद क्या? उसके बाद चौथा पॉइंट बच्चा यहाँ पैदा पे है, कीजिए, उसको 40,000 मिलेंगे। तो तब तक महंगाई बढ़ चुकी होगी 3 साल में, तो 40,000 का लैक्टोजन पिएगा। आप पॉइंट समझिए यहाँ पे। मैंने एक जी बार आपसे डिस्कशन किया था जब मोहन भागवत जी ने कहा था जनसंख्या बढ़ाओ, जी। तो हमारे यहाँ की इस बात पे चर्चा हुई थी कि जनसंख्या बढ़ाना भारत में जरूरी है, लेकिन आप डिलेमा में फंस गए, 150 करोड़ ऑलरेडी है, क्योंकि हमारा जी जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 1.9 पे आ गया है हाँ। और 2.1 चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए। अगर इस सेंस में आंध्र प्रदेश ने किया तब तो ठीक है, लेकिन खाली डेमोग्राफी इसलिए ठीक करना कि यूपी में ज्यादा सीटें हैं, आंध्रा में कम है, तो ये बहुत ही घातक है। तो दूसरा आपने जो सवाल कहा कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इस पर मेरा कहना यह है कि और हमारे यहाँ ये बात सरकार ने सच कहा है। सर, ये मैं तो इसलिए खुश था, सरकार ने कहा नहीं, था ये कि हमारा डेमोग्राफी डिविडेंड है। बिल्कुल है, तथ्य है, ये एकदम झूठ नहीं है। ये 27-28 साल की उम्र वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं। ठीक है, एकदम सही बात है। हम एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि 50 करोड़ लोग 28 साल की उम्र वाले हैं। ठीक है, जी उस 50 करोड़ में 25 करोड़ महिलाएं होंगी, अपने पॉपुलेशन रेशियो 50-50 लगभग है। ठीक। तो उस 25 करोड़ महिलाओं में से कितने लोग नौकरी कर रहे हैं या प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं? रफली शायद 38% के आसपास। चाइना में ये 70-72% है। तो 38% लोग प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, बाकी लोग प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको काम मिल नहीं रहा है, वो करना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। और जो हमारे इधर 25 करोड़ मेल वाले हैं, इसके पास क्वालिटी का जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। तो अब ये 50 करोड़ लोग जिनसे डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिलना है, अगर वो कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, और वो उस 80 करोड़ में भी शामिल है जो फ्री का राशन ले रहा है, तो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे लेंगे? ये एक सोचने वाली बात है, हर इकोनॉमिस्ट को सोचनी चाहिए कि 20 साल बाद यही 28 वाला आदमी हो जाएगा 48 का, तब इसकी प्रोडक्टिव एज नहीं खत्म हो जाएगी, और पॉपुलेशन वैसे ही आपकी कम हो रही है, टीएफआर 1.9 पे चला गया है। तो आज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका हमने फायदा नहीं उठा पाया, जो कि नहीं उठा पा रहे हैं,
तो 20, 25, 30 साल बाद 30 इयर्स मान लीजिए, 30 इयर्स के बाद हमें उस आदमी को पेंशन देनी पड़ेगी, जैसे हम लोग जी, जापान में देते हैं, जैसे जी। चीन में समस्या हो गई है। हुँ, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे मिलेगा? नहीं तो फिर क्या रास्ता है? और मार्केट का भी आपने बता ही दिया कि भाई मार्केट हमारा बड़ा है, हम तो सोच रहे बड़ा मार्केट है और नहीं, उसको बड़ा आपने कर दिया। मार्केट, देखिए, एक गांव में कॉन्सेप्ट चलता था कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा हाथ होंगे तो काम करेंगे। हुँ, क्या वो अमीर बने कभी? क्या वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए इसलिए पॉपुलेशन बढ़ा ली उन्होंने? ज्यादा लोगों से नहीं, गुण से होता है। गुणवत्ता बढ़ाइए आप, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी मैटर्स। 30 करोड़ लोगों का देश है अमेरिका, पूरी दुनिया में साला राज कर रहा है, क्योंकि उसने क्वालिटी पे फोकस किया। चीन ने अपने यहाँ क्वालिटी पे फोकस किया। तो हम क्या क्वालिटी पे फोकस कर पा रहे हैं क्या? अब ये बहुत ही ऐसी चर्चा जहां पे पहुंचेगी कि ये जो हम लोग सारी चर्चा करते हैं ये सब निरर्थक है। असली चर्चा ये है कि क्या हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं क्या? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो मुझे कोई होप नहीं है कि हम कोई क्वालिटी काम कर पाएंगे। नीट का पेपर हर साल लीक होता है। एजुकेशन की नहीं, आपकी हालत ये है कि आप उसको फोकस नहीं करें। मेरा निजी सिद्धांत ये है कि इस देश का या किसी भी देश का टीचर सबसे सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए। टीचर से ज्यादा रिस्पेक्टफुल कोई आदमी हो ही नहीं सकता समाज में, और उसको हमारे यहाँ सबसे कम सम्मान मिलता है। तो वो ऐसा घपड़ चौदस हो गई कि उसमें सब वैसे ही बन गया, टीचर भी वैसे ही हो गया। तो जिस देश में टीचर का सम्मान नहीं है, टीचर से आप सोचिए ना, वो नींव रख रहा है आपके देश की, और उसको सबसे खराब देश, उससे जनसंख्या वो कराई जाती गणना, जनगणना करो। क्या वो रास्ते में वो जो एफआईआर कीजिए, सब कीजिए, राशन बनवाइए, सब काम कीजिए, प्रभात आधार फेरी निकालो, राशन प्रभात। बंटवाओ, खाना बनवाओ, मिड डे मील बनवाओ, ये सब काम टीचरों का है क्या? टीचर का काम है पढ़ाना और पढ़ना। ये सब छोड़ के बाकी सब काम टीचर करते हैं हमारे यहाँ। तो कोर इशू है कि आप जाके एजुकेशन पे फोकस करिए, तो न्यू से मजबूत होइए, ऊपर ऊपर से नहीं, आप नहीं होगा। आरएनडी पर हमेशा जोर देते हैं, तो हम एक मित्र है हमारे, उनसे मैंने बात की, भाई आरएनडी पर क्या हो रहा है, 3% पैसा खर्च हो रहा है, 5। बोले नहीं नहीं, आरएनडी पर कौन से, नीरज जी से बात करके मुझे बताना। उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई मुझे। उन्होंने कहा कि नीरज जी को बताना कि हम जो आरएनडी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, वो आरएनडी का पैसा इस बात पे खर्च कर रहे हैं कि जो दूसरे लोग आरएनडी कर रहे हैं उसका क्या नतीजा है, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें आरएनडी के नाम पर आप 4-6 लोगों को हायर करिए और उनको चीन भेजिए, देखो जाके क्या हाँ, कर रहे हैं लोग। वही माल हम लाके यहाँ पे असेंबल करके बेचेंगे। तो दैट इज नॉट आरएनडी। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी देश बड़े शक्तिशाली और महान बने हैं, उन्होंने ओरिजिनल काम किया है, और वो हमें करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो अगर उसके लिए हम तैयार हो जाएं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने यहाँ की जो स्टार्टअप इकोनॉमी है विजय जी, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। बावजूद इसके कि मैं बहुत बड़ा आलोचक भी हूँ, कई बार वो बहुत गड़बड़ करते हैं तो मैं बहुत आलोचना करता हूँ, क्योंकि वहीं से कोई एक बड़ी चीज निकलेगी। उन रास्ता युवाओं निकलेगा। को प्रोत्साहन दीजिए, उनको सस्ता पैसा मुहैया कराइए, उनको ईज ऑफ डूइंग करिए, सब करिए उनको, तभी रास्ता निकलेगा, वरना खाली बातों से नहीं निकलेगा। और टीचरों को सम्मान देना सीखिए, और जब आप सम्मान देंगे तो टीचर को भी एहसास होगा कि जो मुफ्त का सम्मान मुझे मिल रहा है, तो इसके एवज में मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा दूं, ढंग क्या से। देना, क्या देना। एग्जैक्टली। तो सर, श्रीमद् भगवत गीता के आखिरी सत्य की तरह से अंतिम सत्य जो है, स्वामी नीरज जी क्या बता रहे हैं, अंतिम सत्य क्या है आज का? अंतिम सत्य आज का ये है कि मैं एक कहानी सुना देता हूँ आपको, जो स्टार्टअप की कहानी है, उसमें ही इसका टेक अंतिम अवे है। सत्य। हाँ, एक लड़का है जो गंगा नदी किनारे कानपुर में जाता है, अपने दोस्त के साथ बैठा रहता है, वो देखता है कि बड़ी गंदगी है यहाँ पे, और उस गंदगी का 70% फूल पड़े हुए हैं उसमें, नदी में। लोग मंदिर में चढ़ा के फेंक देते हैं, और ये आप हरिद्वार में कहीं भी जाइए, आप नदी में लोग फूल फेंक देते जी, हैं, जी। और तो उससे पोल्यूशन भी होता है, गंदगी भी होती है। तो उस लड़के का नाम है अंकित अग्रवाल। उसने सोचा कि इसका कुछ किया जा सकता है क्या, नदी को सफाई करें। तो उसने बीड़ा उठाया कि हम इसको साफ भी करेंगे और इसका कुछ करेंगे। तो उसने उन
वेस्ट फूलों को जो मंदिर में चढ़ा दिए गए, फेंक दिए गए, मंदिरों में ढेर लगे रहते हैं कोने में, उन फूलों को उठाया, प्रोसेस किया, बढ़िया से उनका अर्क वर्क निकाल के अगरबत्ती बनाई। अगरबत्ती बन गई साहब, अब बेचो इसको। कमोडिटी बिजनेस है, आसान नहीं है। कमोडिटी बिजनेस बेचना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल काम है। 10-10 रुपए की पैकेट मिलते हैं अगरबत्ती वाले। उसने बोला ये तो बहुत चैलेंजिंग काम हो जाएगा, इतनी मेहनत भी करो, होगा नहीं कुछ। तो उसने कहा नहीं, हम इसको महंगा बेचेंगे। इसकी ब्रांडिंग उसने ऐसी की कि जो 10 रुपए वाली मिलती थी उसने बहुत अच्छी ब्रांडिंग करी, अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम डाले और 100-200 रुपए में वो उसने बेचा और उसके ब्रांड का नाम रखा फूल। तो फूल ब्रांड की जो अगरबत्तियां हैं वो 200 रुपए तक, 300 रुपए, 500 रुपए तक मिलती हैं और साल में 50 करोड़ का रेवेन्यू होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे हमें लड़के चाहिए, लड़कियां चाहिए जो अपने आसपास आंख कान खोलें, देखें और उस प्रॉब्लम को बिजनेस में कन्वर्ट कर दें। तो ये है आज की ये तो अच्छी बात है। हमारे घर पर भी वो फूल अगरबत्ती के पैकेट तो रखे हुए, मुझे पता नहीं था कि ये कहानी ऐसे चल रही है। सोचिए, खुशबू तो ठीक आ रही है उसकी। हाँ, तो अब फूल 50 करोड़ का धंधा है, बना दिया लड़के ने, बेच रहा है। मतलब मेरा भी उनको नाम बता दीजिए कि हम लोग भी उनसे हैं, यूजर है उसके। अभी एक पैकेट हमने ही खरीदा था। हाँ, तो आपने कितने खरीदा? आप सोचिए, वो 10 रुपए का नहीं मिला। तो ये है कि ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें और 10-20 लोगों को रोजगार मिलेगा। आज की स्टोरी ये है। चलिए सर, ये भी 60% पे पहुंच गया हूं मैं। पहुंच गया ना 60% पे? यस। 40 पे और पहुंचाना है आपको। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं थैंक यू कि सर। इस ज्ञान से कैसे आगे बढ़ते हैं लोग। गीता का ज्ञान तो सब लोग देते हैं, असल में अर्जुन भी तो कोई बने। जिस दिन अर्जुन मिल जाएगा, एक्चुअली गीता के ज्ञान में अर्जुन महत्वपूर्ण है ना सर, मैं अर्जुन को भी महत्वपूर्ण। एक छोटी सी बात यहाँ बोल देता हूं मैं। बहुत सारे लोग ये सोचते, कहते हैं, हमारे मार्केट में बहुत चलता है कि अगर आपको इतना ज्ञान है मार्केट का तो आप खुद क्यों नहीं करोड़पति बन गए जी, या आप इतनी स्टोरी सुनाते रहे तो आपने क्यों ना स्टार्टअप कर लिया? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इसका बहुत ही, ये मेरे मन की बात कह दी। अब मैं तो हिम्मत नहीं थी आपसे पूछने की। नहीं, आप बोलिए ना हिम्मत करके। ये एकदम वैलिड क्वेश्चन है कि दुनिया ज्ञान दे रहे, खुद क्यों नहीं इतने अमीर बन गए? इतना ही वैलिड इसका उत्तर है कि आईएम का प्रोफेसर फैक्ट्री नहीं चलाता, शिक्षक का काम शिक्षा का है। हर आईएम का प्रोफेसर बनाए हुए लड़के सब दुनिया भर के गूगल के सीईओ बने घूम रहे हैं। आईआईटी के प्रोफेसर पवन अग्रवाल का नाम सुना ही होगा आपने, जो एकदम एक फकीरी में रहते हैं। उनके पढ़ाए हुए लड़के वो कहाँ सीईओ बने हुए हैं। तो वो अलग करिए, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल नहीं खाते। इसलिए ये कंपैरिजन, ये प्रश्न ही गलत है मूल रूप से। जय हो आपकी प्रभु, आज के आनंद की जय।